रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। शनिवार की शाम रेडियो मधुबन की घड़ी पे बज चुके हैं 8 और ये वक्त है मन की आंखों से इस कार्यक्रम का। और जैसे आप सभी को पता है, मन की आंखों से इस कार्यक्रम में हर बार हम एक नए व्यक्तित्व से मिलते हैं और उनकी जीवन की उतार चढ़ाव को जानते हुए हम कुछ न कुछ सीखने की प्रयास करते हैं। तो आज जो हमारा मेहमान है रेडियो मधुबन पे मन की आंखों से इस कार्यक्रम में, वो उनके भी जीवन के उतार चढ़ाव इसी प्रकार के हैं जो हम एक एक किस्सा सुनते जाएं, पता नहीं हम क्या क्या सीखेंगे और कितना आश्चर्य होते रहेंगे। तो मैं ज्यादा आपको सस्पेंस में रखना नहीं चाहती हूँ। आज हमारे साथ है प्रकाश कीची जी। आप जोधपुर की अंध विद्यालय के प्रिंसिपल हैं और हम स्वागत करते हैं प्रकाश जी आपको मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप टाइम निकाला और आपकी जो भी स्टोरीज है जीवन का वो सभी हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमारी आबू के आंचल के लोगों के साथ शेयर करने के लिए आप राजी हो गए हैं। शुक्रिया आपको। थैंक यू मैम। तो जैसे आप कह रहे थे कि आपका भी सिरोही और आबू के साथ बहुत ही गहरा कनेक्शन है, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहते हैं सबसे पहले। जी मैम, सिरोही की जो धरती है उसमें मेरे बिजनेस या धंधा कह लीजिए मारवाड़ी में, वो शुरुआत मेरी वहीं से हुई है और मेरी शादी का शुरुआत भी माउंट आबू से हुई है, आबू से ही। तो जब मैं 10th क्लास पास करके दिल्ली से आया था तो मैं सिरोही से ये किताबें वगैरह होकर, जिसको कहते हैं अपन, वो होकर लाइन का काम करता था रोडवेज बस स्टैंड सिरोही पे। और इस प्रकार से उसमें मजबूरी थी मैडम हमारी, क्योंकि कॉलेज का जो हॉस्टल नहीं था स्पेशली ब्लाइंडों के लिए। अच्छा जी। तो ये कौन से साल है सर? ये 94 की बात है मैम। सो 94 में आप सिरोही में रहते थे? जी, मैं वहाँ पे 16 महीने रहा था जी। सिरोही बस स्टैंड पे किताबें बेच करके शुरुआत मेरी वहीं से हुई थी। और जैन धर्मशाला या जो होटल है वहाँ पे मैं रुकता था शाम को। दिन में अपनी मजदूरी करता था और दोस्तों से रीडर वगैरह के माध्यम से वो पढ़ाई जारी रखी। जी। तो हॉस्टल ना होने के कारण आप बाहर कमरा रेंट देने के लिए आपको कमाना पड़ता था? जी मैम, जी मैम। ओके। सो आपकी थोड़ा माता पिता और आपकी फैमिली और आपकी दिव्यांगता के बारे में भी थोड़ा सा परिचय देंगे? मैं जोधपुर जिले में 90 किलोमीटर दूर गांव आसोप है, जेके फैक्ट्री जो सीमेंट निकली कॉटन से लगभग 18 किलोमीटर दूर, वहाँ जन्म हुआ मेरा। और एक प्रकार से किसान परिवार से हूँ मैडम मैं जी। और एक्चुअल में ये आंखें जो है वो एक गरीबी के कारण कह सकते हैं अपन, क्योंकि प्रॉपर इलाज नहीं हुआ था। आई फ्लो हो गया था, मैं 2-3 वर्ष का था तब। वो अच्छा। प्रॉपर इलाज नहीं होने के कारण मेरी आंखें चली गई थी। ये आई फ्लू क्या होता है? आई फ्लू जिसको कहते हैं, ये आंखें लाल हो जाती है, आंखें दुखनी आती है, जिसको अपन मारवाड़ी में कहते हैं जी। इस प्रकार का एक वो होता है। मतलब थोड़ा लाल हो जाता है, पानी आते हैं, अगर उनकी आंखों में कोई देखे तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है। जी जी जी, बिल्कुल राइट मैम। ओह, उससे आंखें चली गई? हाँ मैम, वो क्या प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, फिर वो गांव में कुछ चीजें डालते हैं ना, उस हिसाब से। वो झाड़ू फूक टाइप? जी जी जी, अंधविश्वास। ओके। तो अभी भी इस अंधविश्वास को जो मान करके चलते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो काफी डिफरेंस आ गया मैडम, शिक्षित हो गए लोग, काफी एडवर्टाइज भी आ गया, टेलीविजन है, मोबाइल है, या उसके माध्यम से काफी फर्क पड़ा है। लेकिन क्या होता है कि कुछ तो गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप होता है, मैं इस चीज को मानता हूँ। और कुछ जड़ फूंक के जो पैसे वाले हैं तो वो बहुत माइंड वॉश करके, वो अलग बात होती है। बाकी काफी डिफरेंस आ गया। मेरा निवेदन यही रहेगा कि दिव्यांगता, गरीबी और ये अंधविश्वास, ये दो मोटे रूप से इसके कारण हो सकते हैं। जी। जैसे आपने कहा कि अभी गरीबी के कारण आपका इलाज नहीं हो पाया, तो पिताजी क्या करते थे? उस दौरान काफी गरीबी थी, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे कृषि का काम करते थे, फिर बाद में व्यापार भी करने लगे थे। और जब मैं पढ़ने आ गया था तब स्थिति काफी सुधर चुकी थी। लेकिन वो जो 1982 की या 80 की बात है, उस समय परिस्थितियां बड़ी अनुकूल नहीं थी। तो अभी घर परिवार सब ठीक है?
अब तो बहुत अच्छा है मैडम, बहुत ही शानदार जीवन चल रहा है। क्योंकि जब अपन ने देखा कि अपने कॉलेज लाइफ में भी उस दौरान मैं 300 रुपए कमा लेता था 94 में। अच्छा। और जी, और वहां से करके फिर टेम्पो खरीदा या सिटी बस खरीदी उसी पैसों से। और हमने आगे प्रयास किया। कुछ लड़के थे हमारे साथ में कॉलेज वाले, तो हमने हॉस्टल भी रेंट पे लेके जोधपुर में हॉस्टल भी स्टार्ट किया, जो 4 नंबर हॉस्टल से चल रहा है अभी जोधपुर में, ब्लाइंडों का स्पेशली। अरे वाह। और अभी वहाँ पर 80 लड़के हैं लगभग ब्लाइंड। जी। तो ये जो आप हॉस्टल चलाते हैं वर्तमान में, ये सिर्फ लड़कों के लिए है? अभी वर्तमान में मैं गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल में हूँ मैडम। वो हॉस्टल जो चल रहा है अभी मैडम कुसुम जी संभालती है। वो 98 में वो हॉस्टल हमने खोला था। उस समय 4-5 साल उसमें हम रहे थे। सेल पे चलाता था हॉस्टल, लड़के। फिर वो धीरे धीरे हमारे को डोनेट कर दी बिल्डिंग। उसके बाद में वो चल रहा थी निरंतर। फिर अब तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंडर में हो रहा, उसी की जमीन है और उसी की बिल्डिंग है। उसके बाद में मैडम फिर मैं ग्रेजुएट हुआ 99 में, 2000 में बीएड कर लिया। और बीएड करने के बाद में फिर 2005 में मैं 3rd ग्रेड में लग गया। इससे पहले जो है मैंने दुकानें भी लगाई थी जोधपुर बस स्टैंड पे, अपने पाली बस स्टैंड पे, और सिरोही में मैंने एक जूस की दुकान लगाई थी, हिमाचल जूस के नाम से, एप्पल जूस की। अच्छा जी। आप बहुत ही क्रिएटिव और करेजियस लगते हैं। इतनी सारी आइडियाज कैसे लेके आते थे आप? बस भी चलाया, एसटीडी बूथ भी चलाया, किताबें भी बेच दी। दिल्ली में मैं 9 संदीप जी त्रिवेदी हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो अजमेर में साथ में पढ़ते थे। और उस समय मैं फिर 2-3 महीने अजमेर पढ़ा था, फिर बाद में दिल्ली चला गया था। दिल्ली से मैं किताबें वगैरह लेके आता था, ये ज्वेलरी लाता है, नकली आइटम होता है ना मैडम, ज्वेलरी जी बेचते थे। आगरा से लेके आता था मैं, बस स्टैंड पे बेचते थे। और ये पेचकस वगैरह जो भी अलग अलग आइटम डिफरेंस वहां से ला करके और यहाँ पे सेल करते थे। तो बहुत लोग मिलते थे समाज के, जो तो अप डाउन करने वाले जो लोग थे, वो 2-4 दिन में हमसे खरीद लेते थे, नहीं चाहते हुए भी कि भी बच्चे पढ़ेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यार इसको इतनी क्या प्रॉब्लम है जो यहाँ भटक रहा है। तो अलग अलग लोग शुरू से मिलते रहे, तो मैडम उनका अलग अलग विचार हमारे पास उनके विचारों से मिलते रहे और कुछ न कुछ सीखने को मिलता। तो नॉर्मल लोग जो होते हैं उनके माध्यम से ही, सामान्य लोगों का समाज के माध्यम से उत्थान होता है मैडम, नेत्रीनों का। और आप लोगों का ज्यादा सहयोग है इसमें मेरे लिए या हमारे समाज के लिए। हम लोगों का मतलब? आप लोगों का मतलब जैसे हम कुछ लोग समझते हैं कि दिव्यांग है उनका अलग समाज है, लेकिन समाविष्ट और होना बहुत जरूरी है। सामंजस्य बहुत अत्यंत आवश्यक है। नॉर्मल जो लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाना पड़ता है। और शुरू से 10वीं क्लास से ही मैं इन लोगों के साथ में ज्यादा फील्ड में रहा हूँ ना मैडम, इसलिए अच्छी सीखने को मिली। जी जी मैम। तो प्रकाश जी, जैसे आपने कहा कि इतनी सारी चीजें आप करते थे और सामंजस्य चलाने के लिए आपको सीखना पड़ता है, और ये ऑब्वियस की बात है कि ये कोई अलग दुनिया नहीं है आपका और हमारा। हम सभी को इसी धरती पे, इसी दुनिया में एक ही जगह पे रहना है। तो हमें एक दूसरे को समझना, साथ में चलना सीखना भी बहुत आवश्यकता है। जी मैम, आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत महत्व रखती है। हाँ जी। जी मैम। तो ऐसे में जैसे आपने अभी कहा कि बहुत ही फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं थे और आप अलग अलग बिजनेसेस करते थे, जैसे जिसने आइडिया दिया है कहीं से लेके आना, कहीं पे बेचना। कभी डर नहीं लगता था कि लॉस हो जाएगा, पूरा होगा नहीं होगा? फिर हमको लोग चीटिंग भी कर सकते हैं धंधे में, क्योंकि आप देख नहीं सकते हैं, तो माल कुछ और दे दिया, बोला कुछ और है। नहीं, वो होता था मैडम कभी कभार। 1-2 बार मैं दिल्ली गया था, तब मेरे पैसे भी निकल गए थे। तो रोडवेज वालों ने मेरे को, साथ में दोस्त होते थे, तो उसमें हमारे को बहुत हेल्प करते थे। दिल्ली गए थे तो कई बार 1-2 बार मेरी जेब भी में से पैसे निकल गए थे। तो ऐसा भी होता है, वहां से विश्वास करना जरूरी है मैडम। अभी भी जैसे मैं विश्वास करना पड़ता है कि प्रशासनिक अधिकारी के लिए आंखें होना बहुत आवश्यक है, लेकिन अपन कॉन्फिडेंस के साथ में जैसे मैं साइन करता हूँ सारे, जैसे बिल बनाने हैं, फाइनेंशियल कोई कार्य करना है, और आप उस समय की बात करते हैं, तो कॉन्फिडेंस तो रखना ही पड़ता है मैडम, और विश्वास भी रखना पड़ता है, दोनों चीजें हैं। तो आपको कभी डर नहीं लगा? नहीं, डर तो लगने का सवाल ही नहीं था मैडम। मैं तो अप डाउन करता था, पाली से जोधपुर और पाली से सिरोही, या दिल्ली में 12 बजे भी आता था, सुबह 5 बजे 6 बजे निकल जाता था जोधपुर से। जैसे जोधपुर में भी कुछ धंधा चलता था, फिर पाली में भी था, फिर कभी सिरोही भी जाना पड़ता था।
तो और मैंने विशेष रूप से हैंडीकैप बच्चों को ही रखा था मैडम दुकान पे। अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि दिक्कतें क्या होती, चैलेंजेस उनके साथ क्या होता है। जब आप खुद फेस कर रहे हैं तो फिर आप दूसरों को मदद करने की कोशिश की। हाँ, मदद तो मैं इतना कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, लेकिन मुझे ये ध्यान था कि दिव्यांग जो हमारे होते हैं वो एक कर्मठता से कार्य करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या हम जैसे लोगों को या दिव्यांग जो ऑर्थोपेडिकल है उनको क्या जल्दी से कोई काम देता नहीं मैडम, क्योंकि उनको पर विश्वास कम होता है किस प्रकार से कि वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा जी। इस चीज के लिए विश्वास, मैं वैसे उस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ कि वो अलग प्रकार से, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस के साथ में मैं रखता था और वो भी अपनी मेहनत के साथ में खुद कमाते थे और मैं उनको 2000 रुपए ज्यादा ही देता था। अच्छा, तो इस प्रकार ने आप दूसरों को भी लाइवलीहुड क्रिएट किया? नहीं, इतना मैं नहीं कह सकता अपने मुंह से, लेकिन हाँ वो अच्छी पोजीशन में है। 10-15 जो लगे हैं वो अभी हाल फिलहाल शादीशुदा हैं, सब लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं और अपना खुद का बिजनेस संभाल रहे हैं वो जैसा भी है। मेरा फिर एजुकेशन में हो गया अपॉइंटमेंट, उसके बाद फिर अपनी फैमिली और फिर शादी वगैरह। ये जो आप संघर्ष किया है, कहीं पे भी मुझे नहीं लगता है कि आपने रुका है, चलते गए हैं। अभी भी निरंतर कोशिश है मैडम, अपन कुछ नया करें अपने ब्लाइंड के लिए, अपने समाज के लिए, सभी के लिए। जी। अच्छा, अभी जब आप ये हॉस्टल्स चला रहे हैं, आप स्कूल में भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस प्रकार के बच्चे आते हैं और उनकी क्या बैकग्राउंड रहती है जब स्कूल में आपके पास बच्चे आते हैं? पहले मैडम मैं जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, प्रथम नियुक्ति हुई थी, मैंने गांव में पोस्टिंग ली थी 3rd ग्रेड में, 2011 तक वहीं रहा था, नॉर्मल बच्चों को ही पढ़ाता था मैं जी। और 2nd ग्रेड में हुआ था भी मैंने गर्ल्स स्कूल आसोब में ही पोस्टिंग ली थी। उसके बाद में RPSC का एग्जाम दिया था, जिसमें हमारे मित्र, जैसे मैंने जिक्र किया था पहले आपको, रिकॉर्डिंग क्लब अब एक संदीप जी चला रहे हैं अभी वर्तमान में, और बहुत ही मतलब हम मेरे से तो बहुत आगे हैं वो, और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका यश और कीर्ति फैलती रहे। हेडमास्टर का जब मैंने दिया था तो उन्होंने ही रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई थी मेरे लिए, और वो मेरा RPSC में सिलेक्शन करने का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था उन्होंने, क्योंकि उस समय रिकॉर्डिंग वगैरह बहुत कम हो पाती थी मैंने एक्चुअल में, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता लोगों को, तो उन्होंने मेरे को उपलब्ध कराई थी और उसके माध्यम से मैं इसमें सिलेक्शन हुआ और हेडमास्टर बना। उसके बाद में ब्लाइंड स्कूल में भी मुझे लगभग 2 साल अब होंगे मैडम। ये स्पेशली स्कूल है हमारे लिए ब्लाइंड का, जोधपुर में गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल। अच्छा, स्कूल का नाम ही गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल है? हाँ, गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और जोधपुर संभाग का एकमात्र गवर्नमेंट का विद्यालय है जी। तो किस प्रकार के बच्चे आते हैं आपके स्कूल में पढ़ने के लिए? ये मेरे जैसे ही बच्चे हैं, सारे नेत्रहीन बच्चे हैं जी। और जब मैं आया था तब अभी 40 बच्चे थे। 5 अक्टूबर 2019 को मेरे को यहाँ पे ट्रांसफर होकर के स्थानांतरित होकर के आया था। उसके बाद में अभी वर्तमान में मेरे पास में इसमें 67 लड़के हैं, 67, 23 बच्चे पिछली बार एडमिशन किया था मैंने, और 2 साल में सारी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं बोर्ड के एग्जाम में बच्चे। अच्छा। और खेलकूद में भी पैरा ओलंपिक में बच्चों का नंबर आया है। वंडरफुल जी मैम। तो कुल मिला के अच्छा चल रहा है। ब्रेल के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और बैकग्राउंड की जहाँ तक बात की आपने, अधिकतर बच्चे गरीबी से लड़ते हुए आए हैं और पेरेंट्स जितना ध्यान जैसे प्राइवेट स्कूलों में देते हैं मैडम, उतना हम नहीं दे पाते ये लोग पेरेंट्स, मतलब क्योंकि हम बार बार फोन करने के बावजूद भी जिस ढंग से बच्चे का लालन पालन पोषण करना चाहिए उस तरीके का ब्लाइंड बच्चों में मेरा ये अनुभव है 40 साल का, कि जितना महत्व आप एक्साइटेड बच्चे को, नॉर्मल बच्चे को देते हैं, उतना अपने नेत्रहीन बच्चों को नहीं दे पाते हैं और पैसा भी खर्च करने में बहुत हिचकिचाते हैं। क्यों? कि उनकी एक थिंकिंग है कि गवर्नमेंट सब कुछ दे रही है तो हम इनको क्यों दें। मैं पढ़ता था उस समय भी यही स्थिति थी। वास्तविकता अगर सच बोला है ना मैडम, तो उस अनुपात में खर्चा नहीं मिल पाता है बच्चे को पेरेंट्स के माध्यम से। जी, आप जैसे अभी कह रहे हैं कि पेरेंट्स से इतनी सपोर्ट नहीं मिलती है और थोड़ा सा गरीबी में भी रहते हैं और थोड़ा एजुकेशन भी नहीं रहता है,
तो जब इस प्रकार के बच्चे आपके पास आते हैं तो उनको क्या पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते थे आप? अभी मेरे पास मैडम गवर्नमेंट ने लगभग 22 का स्टाफ दे रखा है, जिसमें से 15 टीचिंग स्टाफ है, एक मेरा, 2 मंत्रालय कर्मचारी पियोन। तो जो गवर्नमेंट के हिसाब से नियमानुसार जो चीज नॉर्मल स्कूल चल रहे हैं वो सारे नियम मेरे स्कूल में लागू है। और स्पेशली उनको आवासीय विद्यालय, खाना पीना रहना सारा का यहाँ निःशुल्क है। और अलग से हम क्लासेस वगैरह लगाने की कोशिश करते हैं। ब्रेल जिन बच्चों को नहीं आती है उनके लिए स्पेशली मैं स्वयं भी उनको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं प्रिंसिपल हूँ और पीरियड नहीं लूँ, पर्सनली उनको जा करके और ब्रेल संबंधी जो भी जानकारी है उनको देनी पड़ती है, फोन पे भी देनी पड़ती है। अभी जैसे आपने देखा कि कोरोना काल था तो इनके लिए स्पेशली बच्चों के लिए बहुत कठिनाई, क्योंकि काफी बच्चों के पास में व्हाट्सएप वगैरह की बहुत प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत के पास में फोन भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये 2 साल जो थे बहुत ही कठिन मतलब समय रहा मैडम। तो ऐसे में आप फिर कैसे मैनेज किया, क्योंकि एक तो इनकी इतनी बैकग्राउंड नहीं है और व्हाट्सएप में पढ़ाई करना और रिप्लाई करना, फिर एग्जाम्स लिखना। हमने एक तरीका निकाला मैडम, व्हाट्सएप वो नहीं चला पाते हैं तो हमने ऑडियो से, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, हाँ जी, और ये हमारे लिए बहुत सॉलिड है। हमने उनको क्वेश्चन, जो हमारे स्टाफ था उनको क्वेश्चन वगैरह भेजा ऑडियो में, फिर उनको बोला ये आप लोग ऑडियो में ही वापस जवाब दीजिए। तो हम व्हाट्सएप का सारा लिया, जो बच्चे व्हाट्सएप चलाते हैं जिसके पास उपलब्ध है वो व्हाट्सएप के माध्यम से और गूगल मीट के माध्यम से, और ज्यादातर हमने ऑडियो पे विशेष ध्यान दिया। अब भगवान चाहे तो 1 तारीख से आदेश आ ही गया है कि विद्यालय खुलेंगे, वो भी 9 से लगा के 12 तक, तो हम प्रॉपर उनको पढ़ाई करा पाएंगे ऑफलाइन। जी, तो ये जब कोविड हुआ उन लोगों को आपने कैसे समझाया कोविड के बारे में? कोविड के विषय में मैडम ज्यादातर तो बच्चे हमारे ग्रामीण अंचल से ही हैं जी। तो फर्स्ट लेयर में तो इतना कोई इफेक्ट ज्यादा पड़ा नहीं, सेकंड में भी भगवान ने बहुत अच्छी कृपा रखी हमारे ऊपर, ऐसी कोई ट्रेजेडी नहीं हुई। हालांकि मुझे खुद को भी हुआ था कोरोना, लेकिन हम उन चीजों को लगातार संपर्क में रहे और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके संबंध में हम उनको बताते रहे और उनकी पालना वो करते रहे। तो हाल फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत ही शानदार तरीके से हमारे स्टाफ के माध्यम से और भी दूसरे को जो भी प्रॉपर है, जैसे उनको जानकारी देनी थी किसी डॉक्टर के माध्यम से, ऐसा कुछ ऑडियो के माध्यम से उनको जानकारी दिलवाई मैंने। जी, तो ये जब गांव से लोग आते हैं, कई हम भी आबू के अंचल में देखते हैं, उनके पास उनकी फैमिली में किसी की साक्षरता नहीं रहती है, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है ब्लाइंडनेस क्या है, ये सभी चीजें। और सबसे पहला वो लोग अपने घर से निकल के हॉस्टल तक पहुंचना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट रहता है। तो फिर ऐसे बच्चों के साथ आप कैसे डील करते हैं? ये जब मैं ब्लाइंड स्कूल में आया था तो ये बहुत बड़ी गिफ्ट दिखा था मैडम, पेरेंट्स का संपर्क करना, या जो मेरा फ्रेंड सर्किल था या मीडिया के माध्यम से मैं न्यूज वगैरह देता रहता था, बहुत सारे कार्यक्रम करवाना। 4 जनवरी को जो सबसे बड़ा लुई डे होता हमारा, 4 जनवरी 2020 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया था हमने जोधपुर में। उन्होंने 1.5 घंटा दिया हमारे को, वो सारे फोटोज वगैरह वीडियो वगैरह मैंने बनाया, उसको भी शेयर किया भाई कि संवेदनशील है हमारा मुख्यमंत्री जी इतने। और उन्होंने के बाद में उन्होंने सीसी कैमरे, कूलर वगैरह स्पेशली लगवाया, 5.5 लाख रुपए लेकर आया था विधायक कोटा से, क्योंकि विधायक हमारे अशोक जी हैं साहब। तो सुविधाएं भी दी मैडम लोगों को, इधर उधर व्हाट्सएप के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कुछ न कुछ गतिविधि करते रहता हूं मैं। तो उस हिसाब से पिछली बार जैसे कि 20-21 सत्र में 57% नामांकन बढ़ाया था मैंने, 23 बच्चों को न्यू एडमिशन लिया था, और इस बार भी 14 बच्चे न्यू एडमिशन हुए हैं। तो यहाँ पर सीट 50 की थी, लेकिन सीएम साहब ने कहा आप जितने बच्चे हों उतने आप करिए, सारी सुविधाएं हम देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से नामांकन बढ़ा है और भगवान करे कि कम से कम ब्लाइंड हो, हम तो यही प्रार्थना करेंगे जी। तो एक बात बताइए प्रकाश जी, जब आपकी पिताजी की इतनी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं थी और आप भी गांव में रहते थे,
आपको पढ़ाई करने का कैसे विचार आया, मतलब कैसे आपको भेजा है सिरोही तक पढ़ने के लिए? एक्चुअली मैं जोधपुर पढ़ा मैडम। मेरा सिर्फ ये आत्मनिर्भर होने का जो है वो मेरा सिरोही से रहा है। पढ़ाई मेरी जोधपुर में हुई थी 85 में, नेत्रहीन विकास संस्थान है। उसके बाद गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल किंग्सवे के हम दिल्ली से पढ़ा था। कुछ मैं अजमेर में भी रहा था। उसके बाद जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड सारा यहीं से हुआ था। और एक और हुआ था मैडम कि एसटीसी का हमारे को प्रतिबंध था उस समय। तो 97 में मैंने कोर्ट केस किया था और 1979 के बाद मैं फर्स्ट लड़का था जो एसटीसी किया था राजस्थान में। एक साथ में मेरे और थे गोविंद सिंह जी शेखावत। तो दोनों ने मेरे को मेरे द्वारा कोर्ट केस करके और सब ब्लाइंडों के लिए रास्ता खोला गया। फिर बाद में एसटीसी यानी कि 12वीं कक्षा के बाद में भी हम ट्रेनिंग कर सकते हैं टीचर की। इस तरीके से वो कोर्ट केस में जीता था और वो फिर सब के लिए सुखद रहा। एसटीसी करने के लिए आपको कोर्ट पे क्यों जाना पड़ा? वो उस समय अलाउ ही नहीं था मैडम। दोनों पैरों से और दोनों आंखों से जिसको नहीं दिखता वो फॉर्म भी नहीं भर सकता था। तो मैंने उनको चैलेंज किया था कि भाई आप बीएड हमारे को जब करवाते तो एसटीसी क्यों नहीं करवा सकते हैं। इस चैलेंज को फिर हमारे अच्छे वकील हैं अभी जो गवर्नमेंट के सिंघवी साहब हैं, उन्होंने हमारे हॉस्टल के लिए डोनेशन भी दी थी पूरी बिल्डिंग, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया था। वो उन्होंने मेरे लिए फ्री केस लड़ा था। अभी 1 लाख 2 लाख 5 लाख उनकी फीस तो बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे लिए उन्होंने बिल्कुल फ्री केस लड़के और वो मेरे को जीतवाया था। और संग्राम ने हनुमानगढ़ भेजा था प्राइवेट में ताकि वहाँ कर नहीं पाएगा। तो काफी संघर्ष खूब है मैडम। फिर उसके बाद कोर्ट ने मान लिया? बिल्कुल माना मैडम। एडमिशन हुआ। फिर वहाँ पे भी दिक्कत आई थी कि हम तो आपको लेंगे नहीं, स्पेशल आपको वो जो कैसे मान लिया, उसके लिए क्या करना पड़ा आपको? कोर्ट केस के मेरे फेवर में रहा था कि इनको एडमिशन दिया जाए और इनको ट्रेनिंग करवाई जाए। फिर संग्राम हनुमानगढ़ में भी प्रॉब्लम आई थी। वहाँ पे कहा कभी स्पेशली थोड़ी आप जो हम आपको अलग से पढ़ाई कराएंगे, तो निवेदन किया था। वहाँ पे भी थोड़ा संघर्ष ही रहा था और 2 साल की ट्रेनिंग वहाँ से हुई मेरी। लेकिन मेरे को बीएड के आधार पर नौकरी मिली। लेकिन ये खुशी की बात है कि बाद में सारे हमारे नेत्रहीन बंधु हैं वो एसटीसी करने लगे और काफी लोग लगे इस बार 2005 के बाद में। अच्छा, तो आप जोधपुर से अजमेर कैसे गए पढ़ाई करने के लिए? वो हमारा 8 तक की विद्यालय था मैडम जोधपुर में उस समय। और जो अजमेर ब्लाइंड स्कूल है वो सबसे पुराना स्कूल है राजस्थान में। ओके। 1952 से खुला हुआ है मेरे को जहाँ तक याद है। तो आपकी पिताजी और माताजी सभी मान गए भेजने के लिए? नहीं, वो तो 85 में मैडम मैं आ गया था बाहर। हम तो हॉस्टल रहते थे शुरू से। उसके 8 के बाद में सारे हम अजमेर ही जाते थे। लेकिन वहाँ 2 महीने था, फिर वहाँ दिल्ली चला गया 9th और 10th के लिए। मेरे को वहाँ ज्यादा ठीक लगा था दिल्ली, वहाँ एडमिशन ले लिया था। उसके बाद में फिर माउंट आबू में 4 महीने का गैप होता है, इसलिए वो सिरोही आना हो गया। क्योंकि जोधपुर कोई देख लेता भाई आप ब्लाइंड हो, घूम रहे हो, कैसे हो, परेशान हो रहे हो, इसलिए मैंने सिरोही चुना था कि वहाँ कोई आता न कोई जाता। क्योंकि जोधपुर से काफी दूर पड़ता है, तो वहाँ मैं धीरे धीरे किताबें वगैरह बेचने लग गया था। इस प्रकार से 2007 में मेरी जो है 28 फरवरी 2007 में मेरी शादी हुई और वो भी आपके आबू से ही शुरू हुआ था। जी, तो आपको कैसे पता चला कि आप पढ़ाई कर सकते हैं? जैसे आप बोल रहे हैं उन दिनों में इतनी सुविधाएं नहीं थी और आप जोधपुर में भी नहीं, गांव में रहते थे, तो कैसे समाचार मिला कि आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं ये सब चीज? वो ब्यावर में कोई मेरे मिलने वाले रिश्तेदार थे, उन्होंने बताया था कि भाई कॉलेज में वो पढ़ते थे और साथ में कुछ ब्लाइंड हॉस्टल में रहते थे। उन्होंने बताया ब्लाइंड भी पढ़ते हैं, आप भेजो तो सही है। तो मैं घर से जोधपुर लेके आए और फिर वहाँ एडमिशन दिलवाया। उसके बाद में तो निरंतर आगे से आगे चलता ही रहा। फिर रुकने का किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। और बाधा उत्पन्न हुई आप जैसे लोगों को साथ में लेकर के उनको दूर करते गए और वर्तमान में भी ऐसा ही हो रहा है। जी, आपकी भाई बहनें और भी हैं? हाँ जी, मेरे 2 ब्रदर हैं, एक सिस्टर है, सबसे छोटा मैं हूँ जी। वो सब साइटेड दिखने वाले हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं, खेती है। और मेरे खुद के भी खेती है मैडम। वर्तमान में 32 बीघा जमीन है, अच्छा लगता है। गाँव में जाते हैं, गाँव में भी सर्विस करते हैं। वहाँ पे मैंने ये जो दूसरी नौकरी के बिना वहाँ मकान बनवाया मैंने, वो भी आपके सेल्फ कमाई से ही बनाया था। अच्छा। और गुड़िया है मेरी 9th क्लास में पढ़ती है अभी केंद्रीय विद्यालय में।
छोटी वाली गुड़िया है वो 7th क्लास में पढ़ती है। मेरी मिसेज भी है, वो MA BEd है और ऑफिस वर्क में बहुत हेल्प करती है। जी। तो कभी जैसे आप बता रहे थे कि बचपन में जब आपको आंखों का तकलीफ हुआ, फिर वो अंधविश्वासों के कारण आपकी रोशनी चली गई, तो उस समय फिर क्या समाज से या परिवार से क्या रिएक्शन होता था आपको लेकर के? उस समय मैडम रिएक्शन क्या, मैं 10 साल का था तब आ गया था वैसे यहाँ पे, लेकिन अपने पश्चिमी राजस्थान में या राजस्थान में नेत्रहीन को आदर की भावना से देखा जाता है, तो इतना कुछ ज्यादा कुछ झेलने को नहीं मिला। मतलब वो बस ये सहानुभूति ज्यादा रखते हैं, अभी भी रखते हैं खूब लोग, और आदर की भावना रखते हैं। अलग अलग जैसे किताबें बेचते तो उस समय डॉक्टर साहब कहते थे। हमारे एक दोस्त थे कोई, वो बेचा करते थे ये गोली वगैरह या जो टैबलेट वगैरह, तो डॉक्टर के नाम से। उधर जैसे अजमेर में जाते हैं तो माट साहब के नाम से बुलाते। तो आदर की भावना तो होती है ब्लाइंड के प्रति। अब अपन उसको किस प्रकार से आगे बढ़ा पाते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। प्रकाश जी, जैसे आपने इतनी प्रकार की बिजनेसेस की हैं, आपकी स्वावलंबन के लिए आप अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी पढ़ाई ये सब चीजें कर सकें, कुछ किस्से सुनाना चाहेंगे जहाँ पे आपकी बहुत ही मेमोरेबल रहे, कुछ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाया? काफी चीजें हैं मैडम, ऐसे तो यादें बहुत है बचपन की। और इसके बाद में ये जो बताया मैंने आपको, बहुत लोग ऐसे आते थे, सहानुभूति रखते थे नेत्रहीन के हिसाब से। आप एक बस से दूसरे गम, उस समय 200 बसों से उतरना चढ़ना, चलती हुई बस से उतरना पड़ता था। कभी कभी ज्यादा ग्राहक लग जाते थे तो 5-7 लोगों से पैसा कलेक्शन करके अगले चौराहे पर उतरना, वापस अपने हिसाब से आना, रोड क्रॉस करके। ये सारी चीजें वो कॉन्फिडेंस वाली हुआ करती थी। एक जज साहब थे और पास में एक जालोर बस अप डाउन करते थे, तो एक पुलिस वाले थे भाई बंधु, तो वो अप डाउन करते थे। तो कई बार हमारे को ऐसे भी कहते थे, रोज रोज आ जाते परेशान करते हो। तो बताया हमने जज साहब को गंगानगर से डिलक्स बस जाती थी, तो उनको पुलिस लाइन हाजिर भी कर दिया था क्योंकि परेशान करता था। बहुत सारी चीजें, अच्छे लोग भी मिलते थे समाज में, और कई लोग जो होते थे, कुछ लोग बहुत कम, मतलब लाखों में मेरे को तो 1-2 ऐसे मिले, लेकिन बाकी सब पॉजिटिव थिंकिंग वाले रहते थे, उत्साह बढ़ाने वाले ही रहते थे। तो ये गेम वगैरह का है, जैसे याद है हमारे को बॉम्बे और राजस्थान का एक मैच हो रहा था, तो लास्ट बॉल में मैंने जयपुर में वो हमारे राजस्थान की टीम जीती थी, वो भी एक यादगार पल था मेरा, क्रिकेट का जो मैच हुआ था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मैडम, जैसे शादी का है मेरे, तो बहुत लोगों को नहीं मिल पाता है। उम्मेद पैलेस जो सबसे महंगी 5 स्टार होटल है जोधपुर का, वहाँ मेरा रिसेप्शन निःशुल्क हुआ। तो बहुत कुछ दिया मतलब समाज ने मेरे को। अब तो बहुत लकी है। आई एम वेरी लकी रियल में मैम। और बहुत ओबे और बहुत ही समझदार मिली मैडम, उसका भी मैं भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके, तो ये उम्मेद पैलेस में कैसे आपका फ्री मिल गया है शादी का? वो लकीली मैडम, क्योंकि जिस दिन मेरा शादी का कार्यक्रम था ना, उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी और चीफ गेस्ट महाराजा अग्रसेन सिंह जी थे मेरे शादी का। ओके। तो वो उस दिन वसुंधरा जी आए हुए थे जोधपुर, वहीं रुके थे। बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण खुश होकर के उन्होंने कहा कि बेटा दूसरे दिन आप आइए। हालांकि वहाँ 25 लोगों को ही बुलाया था उन्होंने, बहुत सीमित लोगों को, लेकिन 3-4 घंटे उन्होंने खुद ने, महारानी जी ने और अग्रसेन सिंह जी ने हमारे साथ में खाना खाया, खूब एंजॉय किया। मतलब बहुत अच्छा लगा वो पल, बहुत अभी भी याद है। और उनके दिए हुए गिफ्ट भी मेरे को अभी एज इट रख रखा है। ओके। मैडम सुशीला जी का भी इसमें बहुत अच्छा रोल रहा था, क्योंकि वो संस्था चलाती है हमारे ब्लाइंड स्कूल, जो अभी से 40 सालों से चला रही है जी। गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल के अलावा यहाँ पे एक और है अंध विद्यालय, जहाँ पे मेरे फर्स्ट एडमिशन हुआ था मैडम जी। बहुत लोगों का योगदान है मेरी लाइफ में मैडम, और आप लोगों की जैसे योगदान के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और अभी भी प्रशासनिक सेवा में भी जैसे हूँ, तो काफी कठिनाई आती है, लेकिन टीम वर्क होता है तो सब कुछ संभव है। जी मैम। तो आप स्पोर्ट्स भी खेलते हैं प्रकाश जी? जी मैम, मैं स्पोर्ट्स चेस में ज्यादा मेरे को आनंद आता है। चेस में मैं गया था मैं दिल्ली में 1988 में, उस समय मेरा 3रा स्थान रहा था। उस समय 48 स्कूल आए थे इंडिया के, और मैं उस समय 3री क्लास में ही था। जूनियर में मेरा 3रा स्थान रहा था, कांस्य पदक मिला था मुझे। ओह, कांग्रेचुलेशन। बहुत पुरानी बात है मैम वो तो।
पुरानी हो या नया हो, आपने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है। हाँ, तो उसी से मुझे अच्छा लगता था, माइंड उससे बहुत फ्रेश रहता है, दिमाग की कसरत तो शतरंज से ही होती है। जी जी जी। तो ये कैसे पता चला कि ये चेस भी एक खेल होता है, खेला जा सकता है, और आपको किसने सिखाया ये? ये एक हमारे सर थे, उस समय हेडमास्टर हुआ करते थे, संतलाल जी आर्य, ब्लाइंड स्कूल के, उन्होंने मुझे ये सिखाया था। तो 1988 में ब्लाइंड राजस्थान से एक स्कूल जाया करता था उस समय दिल्ली खेलने के लिए। ओके। तो मेरा सिलेक्शन किया था जूनियर में, और फिर मैं गया था। अच्छा लगा था, फिर मैं लगातार गया, और राजस्थान में भी खूब होते रहते हैं चेस। और फिर बाद में तो प्रतियोगिताएं ऑर्गेनाइज भी की, और कल्याण संघ है या दूसरी जगह, फिर मैंने बाद में जोधपुर में भी करवाई थी, बहुत पहले, 20 साल पहले जी। कंपटीशन वगैरह क्रिकेट का भी करवाया था मैंने वहाँ पे। तो ये चीजें चलती रहती है। और सारे हमारे बंधु अब तो बहुत एक्टिव हो गए मैडम, तो खूब प्रतियोगिता होती रहती है जी। और अब खेलों को भी एक बहुत मान्यता दे दी इस बार। जैसे ब्लाइंड कोटा से खेलों के माध्यम से जो पैरा ओलंपिक जीते हुए, उनको भी अभी हाल ही में उनको कुछ नियुक्ति भी मिली है खेल के माध्यम से। उस समय कुछ नहीं होता था, उसमें सेल्फ होता था मैडम सारा। 1980s में? जी, 1988 की बात कर रहा हूँ मैं, 1988। ओके। तो आप उस छोटी उम्र में आपने खेला है, तो आप अभी नहीं खेलते हैं? बिल्कुल मैडम, खेलता हूँ, मैं बच्चों को सिखाता हूँ। बच्चे कंप्यूटर से लेके खेलते, मैं मेरी शतरंज से खेलता हूँ। अभी भी खेलता रहता हूँ। और क्रिकेट भी मैं अभी भी खेलता हूँ बच्चों के साथ में, ब्लाइंड स्कूल है। तो ये कल भी हमारे 2 बच्चे जा रहे हैं अजमेर में ऐसे खेलने के लिए, सिलेक्शन के लिए। एक 12वीं का बच्चा है, एक 11th का है। तो हमारी स्पेशली बॉल वगैरह मंगाती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि फुटबॉल का मैच कराए, राजस्थान में हुआ नहीं है। अरे वाह, क्या बात। ईश्वर ने चाहता जोधपुर या फिर आपके यहाँ करेंगे, हम बच्चों को लेकर आएंगे। जैसे संदीप जी ने कार्यक्रम कराया था आपके यहाँ पे, तब मैं आया था वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा था जी। इतनी शांति मिली मैडम, इतनी शांति मिली। कितना घुमा फिरा, 40 साल हो गए, लेकिन जी आपके यहाँ मिला जो सुकून, वो कहीं मिला था। रियल कह रहा हूँ मैं, दिल से। ये तो तपस्या का भूमि है, हर कोई यहाँ पे आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सात्विकता है और परमात्मा की ध्यान में रहते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी आते हैं वो शांति और सुकून की महसूस करते हैं। निश्चय, बिल्कुल मैडम, बहुत ही अच्छा लगता है। और वास्तव में तो बेटिया चली थी साथ में, वो कह रही पापा कब चलोगे, तो उनका बेटा 20 बार और चलेगी भी खेलने। बहुत अच्छा है। तो आप फिर चेस और क्रिकेट दोनों खेलते थे? हाँ मैडम, मैं गेम तो सारी खेलता था लगभग। कबड्डी है, चेस है और चेयर, जो भी हमारे ब्लाइंड को, तो उस समय मैं सारे गेम्स खेलता था लगभग। लेकिन जो रुचि है वो मेरी चेस में और क्रिकेट में ज्यादा थी। तो जैसे आप चेस में आप ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते थे जी, वैसे क्रिकेट में भी आप खेलते थे? हाँ मैम, मैं नेशनल कप में गया हूँ लास्ट में। अच्छा जी, क्रिकेट में जोनल कप होता था हमारा जो, उसमें गया। मतलब ये नेशनल लेवल पे? हाँ, नेशनल लेवल का ही था। जोनल कप था एक प्रकार से हमारा, महाराष्ट्र, बॉम्बे और 2 टीमें और थी। तो राजस्थान से उस समय मेरा सिलेक्शन किया था। अजमेर की टीम हुआ करती थी राजस्थान में, सेवा संघ की। उसके मेरे क्लास फेलो है राजेंद्र जी वर्मा, वो वर्ल्ड कप खेल चुके हैं पाकिस्तान। तो उनका सहयोग मेरा विशेष रहा था। तो कहते थे भाई क्लासमेट है तो एक बार थोड़ी सी सिफारिश से भी रख लिया था, थोड़ी सी मेहनत काम आ गई मैडम। दोनों बातें हो गई। आप काफी टैलेंटेड है। जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो मैम, कोशिश करेंगे अपन आगे बढ़ने की। आपको रोशनी नहीं है, इतना सारा कर रहे हैं। अगर आपको रोशनी होती तो आप और क्या नहीं करते? मैडम वो तो ईश्वर ही जाने, क्या पता मैं वहीं खेती करता, ये भी हो सकता है। अच्छा हाँ, क्योंकि खेत का काम था, कृषि का काम था, हो सकता है वहीं बैठा रहता गाँव में। तो ईश्वर द्वारा दी गई एक अलग से शक्ति है मैडम, वो कहाँ पहुंचाते हैं, समय के अनुसार सबको मिलता है। और अपन यही सोचे कि अपने लिए नेत्रहीनता अभिश्राप नहीं, वरदान है, इस चीज को मानना चाहिए तुमको। तो कभी आपको लगता नहीं है कि मुझे भी आंखें होते तो अच्छे होते? लगता है मैडम, वो अलग काम करता है, मेहनत काम आती है। और जिस मुकाम पर पहुंचना होता है वो एक ऐश्वर्य शक्ति मानना चाहिए अपन को, वही सब कुछ करवाते हैं। जिस प्रकार से आप तप करते हैं, तपस्या करते हैं, आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, बहुत बड़ा राष्ट्रपति, राज्यपाल, सारे के सारे आते हैं अपना आबू में। तो ये एक ऐश्वर्य शक्ति है मैम, जैसे कि ऐश्वर्य कॉलेज है शायद, अगर मैं गलत नहीं होता, गॉडली यूनिवर्सिटी।
जी जी जी। तो नाम ही ऐसा ही है तो फिर काम तो होता ही है। तो आप जैसे लोगों के सानिध्य में रहेंगे जी, बहुत कुछ मिलेगा निश्चित रूप से। जी। तो अभी कितने हॉस्टल्स चला रहे हैं आप? नहीं, मैं अब तो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट हूँ मैडम, मैं तो गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ, प्रिंसिपल हूँ। अभी आवासीय विद्यालय है अपना और दूसरी संस्थाओं से अपन निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं एज ए मेंबर या सामान्य कार्यकर्ता के हिसाब से। अभी वर्तमान में मैं गवर्नमेंट जो सीनियर सेकेंडरी आवासीय अंध विद्यालय जोधपुर में है आंगनवा में, वही संभाल रहा हूँ जी। सरकारी नौकरी कर रहा हूँ मैडम। अच्छा, आप तो नौकरी कर रहे हैं, आपने कहा ना आप हॉस्टल्स भी संभाल रहे हैं। हाँ, हॉस्टल में आवासीय विद्यालय है उसके अंदर ही है, कैंपस में मैडम हॉस्टल वो हमारा जी। वर्तमान में। वो पहले की बहुत पुरानी बात 20 साल पहले की है, वो भी मैडम कुसुम जी संभालती हैं, जो कॉलेज हॉस्टल है हमारा जोधपुर में। आप अभी हॉस्टल्स नहीं संभाल रहे हैं? हाँ, हॉस्टल मेरे विद्यालय का संभालता हूँ मैं। विद्यालय के अंदर जो बच्चे रहते हैं ना 60 62 67 बच्चे मेरे पास। जी जी जी। उन बच्चों का मैनेज सारा हम ही करते हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर रोल गवर्नमेंट का राजस्थान सरकार का है, क्योंकि अब हमारे को इतना डोनेशन वगैरह की मांगने की आवश्यकता नहीं। जो भी उनकी नियमानुसार है वो सारा गवर्नमेंट सरकार है ना हमारी राजस्थान सरकार, वो सारी चीजें मैनेज करती है। उसको प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे मुझे जिम्मेवारी मिली हुई है, उसको बेखूबी मैं निभा रहा हूँ। तो प्रकाश जी, आपने इतनी वैरायटी काम किए हैं, अभी सरकारी नौकरी पे है, तो एक बार आप अपनी पूरी जीवन को देखते हैं, आपका सुनहरा पल या फिर आपकी बहुत ही पसंदीदा पल कौन सा लगता है? मैडम, बहुत सारे जीवन में ऐसे पल आए हैं, सारा ही पल मतलब अच्छे से अच्छा मानना चाहिए, और एक पल भी खराब नहीं है मेरे लिए। सारे पल इम्पोर्टेंट रखते हैं, अगला पल मेरे लिए और इम्पोर्टेंस लेके आएगा, मैं इस चीज को मानता हूँ जी। समय की कीमत अपन करेंगे तो समय अपनी कीमत अपने आप कर लेगा मैडम, मेरा तात्पर्य यही है। सही बात है। बचपन में हमारे पिताजी भी कहते थे, हमको सिखाते थे, Those who value time will become valuable jewels। तो ये आपके लिए फिट बैठता है। एब्सोल्युटली राइट मैम। फिटनेस तो अपने अनुकूल व्यक्ति को वातावरण के अनुसार ढाल लेना चाहिए और हमेशा संघर्ष के साथ में लड़ते रहना चाहिए, तो व्यक्ति को जो चीज उद्देश्य के अनुसार प्राप्त नहीं होती है वो निश्चित रूप से प्राप्त होती है। तो बहुत ही अच्छा लगा मैडम, और ऐसे ही प्रचार प्रसार होना चाहिए राजस्थान में। दूर स्थानों पर बैठे हुए नेत्रहीन जो छात्र छात्राएं हैं, तो उनके लिए भी एक विशेष मैसेज है आपके माध्यम से, और मैं भी निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक शिक्षा जगत से लोग जुड़े, और जो अभी भी अनभिज्ञ हैं, जानबूझ के बच्चों को भेजते नहीं है, बहुत बार प्रयास करते हैं फिर भी वो नहीं सुनते मैडम, तो उनसे मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे संस्थाओं के माध्यम से आप उन बच्चों को लाभ अवश्य दिलवाएं। जी जी जरूर सर। जैसे ये कार्यक्रम है मन की आंखों से, तो जब आप इसके बारे में सोचते हैं या आपकी लाइफ में जब आप देखते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि हाँ ये मन की आंखों से उसके द्वारा की गई है, या कैसे ये फिट बैठता है? कहा भी गया मैडम कि जैसे ऋषि मुनि तपस्वी हुआ करते हैं, अपनी आंखें बंद करके कोई भी उद्देश्य को प्राप्त कर सकते थे। उनकी तपस्या तभी सक्सेस हुई है, तभी सफल हुई है जब वो आंखें मूंद करके अपनी मन की आंखों से, अंतर आत्मा से जो ध्यान करता है, वो सारी चीजें अपने को प्राप्त होती है। तो अपने लिए ईश्वर ने बहुत अच्छा किया है कि जो भी मिलता है वो कहते हो भाई आपकी बाह्य आंखें अगर चक्षु काम नहीं कर रहे तो आप अंदर की आत्मा से, अंदर की आंखों से देखते हो। तो ये मन की आंखें कार्यक्रम आपने जो चला रखा है, ये वाकई में बहुत ही सराहनीय है और अंदर से पुलकित करने वाली बातें हैं। ये जो आप कार्यक्रम, काफी मैंने प्रोग्राम सुने हैं, संदीप जी काफी दिनों से इस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं और अब आप इसमें और 4 चांद लगा रही हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैडम। जो व्यक्ति निर्णय ले सकता है वो मन की आंखों से ही ले सकता है, बाहर की आंखों से इतना जो कॉन्फिडेंस के साथ में निर्णय नहीं लिया जा सकता। जहां तक मेरा अनुभव है, ये चीज मैंने देखी है। तो आपको जो भी श्रोता सुन रहे हैं, खास करके दूर दराज के या गांव में रहने वाले बच्चे या माँ बाप जिनकी रोशनी नहीं है, जिन बच्चों की रोशनी नहीं है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जितने ज्यादा इस आवाज को सुन रहे हैं हमारे मधुबन के जो श्रोता हैं या उससे और लोग सुनेंगे, आगे से आगे वो मैसेज पहुंचाएं कि हमारे जैसे जो बच्चे हैं, चक्षुहीन हैं, जो बाह्य आंखें नहीं हैं, मन की आंखों का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि चक्षुहीन है, सभी बच्चे, पेरेंट्स, अभिभावक इस कार्यक्रम के माध्यम से और अन्य लोग जो भी हमारी आवाज आगे से आगे सुनेंगे, गुणात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए बच्चों को नेत्रहीन विद्यालय तक पहुंचाएं, क्योंकि विशेष विद्यालय हुआ करते हैं, इसलिए विशेष विद्यालयों में ये शिक्षाएं दी जा सकती है। आजकल घर पे जाकर के एक अलग से कुछ संस्था द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता है, लेकिन प्रॉपर रूप से जिसको इंटीग्रेटेड शिक्षा कहते हैं, अपन एजुकेशन कहते हैं, मैं उस पक्ष में कहूँ, क्योंकि स्पेशल विद्यालय के लिए आना बहुत आवश्यक है। ब्रेल वगैरह के माध्यम से वो अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं मैडम। तो सब शिक्षा की ओर बढ़े, आए, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही जीवन सफल हो सकता है, अपनी लाइफ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जी विकास जी, आप कुछ गुनगुनाते भी हैं? मैडम इतना मुझे संगीत के विषय में ज्यादा नहीं है, लेकिन पहले बहुत ठीक आता था, मुझे गाता भी था। अच्छा, एक बात बताइए, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं या दृष्टिबाधित लोग हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स क्या मदद कर सकती है? स्पोर्ट्स मानसिक रूप से उनको स्ट्रांग बनाते मैडम, लेकिन बहुत खेल के साथ करना पड़ता। जब महाविद्यालय में हूँ मैं, वहाँ के मैदान के लिए भी मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। सीएम हाउस फाइल भी पहुंच चुकी है, लेकिन हमारा मैदान जो आवंटित नहीं था उसको भी दबा लिया है। तो बहुत सारे हमारे साथी थे, जैसे मैंने जिक्र किया था आपको, राजेंद्र जी वर्मा है या निर्मल जी हैं, या और बहुत सारे बच्चे जिनका नाम लेना संभव नहीं है। लड़के अब तो वो टीचर हैं, मेरे बॉस भी हैं, लड़के नहीं कह सकता मैं, सॉरी। तो उनको खुद का खर्चे पर जाना पड़ता था मैडम उनको, और गवर्नमेंट सपोर्ट कुछ नहीं था। ये अभी इस कार्यकाल में ही इन खिलाड़ियों को कुछ प्रोत्साहन मिल रहा है। पहले हमारे को डोनरों के पास जाना पड़ता था, डोनेशन लेना पड़ता था कि भी खेल के लिए क्रिकेट किट चाहिए, मैदान की और आने जाने की, तो खाने पीने की तो बहुत दूर की बात है। अब वर्तमान में आप देख रहे हैं कि ओलंपिक में जो जीते हैं करोड़ों रुपए उनको मिल रहे हैं, लेकिन हमारे खिलाड़ियों के लिए राजस्थान में एक भी अकादमी नहीं है पूरे राजस्थान में, जहां नेत्रहीन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देकर के उनको खिलाड़ी बनाया जा सकता है। बड़े खेद की बात है, हम लोग मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, देखो मैडम आगे क्या होता है। लेकिन आपके माध्यम से भी हम कुछ ऐसा डेवलप कर सकते हैं खिलाड़ियों को, कि उनको अलग से सुविधाएं दे। जैसे मैं यहाँ सुविधा दे सकता हूँ रहने की, लेकिन दूसरी चीजों की भी बहुत आवश्यकता होती है। उनको डेवलप करने के लिए अपन को आगे बढ़ना चाहिए। राजस्थान के अच्छे खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं नेत्रहीनों के। बहुत अच्छी बात है। कौन सी स्पोर्ट्स में जा सकते हैं बच्चे? हमारे लिए गेम काफी कम है, जैसे एथलेटिक्स है, रनिंग है, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट फुट है, जेवलिन थ्रो है, कबड्डी है। अभी एक नया गेम जैसे उधर देहरादून में उधर फुटबॉल का चल रहा है, अच्छा होता है, नेशनल कप भी होता है। राजस्थान में इस प्रकार का कप हुआ नहीं। वो 3,000 रुपए की या 3200 रुपए की, 3500 रुपए की एक बॉल आती है। अच्छा जी, तो मैंने बात की है, तो ऐसे कुछ नए गेम भी अपन राजस्थान में लेके आए, और आप भी उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपका सर्कल बहुत लंबा चौड़ा है। तो अपन कुछ ऐसे आयोजन करें जिससे कि कुछ मीडिया को या कुछ अन्य जो बड़े बड़े हैं उनको अपन ज्ञापन वगैरह दे करके या कुछ कर सकते हैं मैडम। बहुत कुछ करने को खूब है, आगे आने की बात है, आगे लाने की बात है, खिलाड़ियों को तैयार करने की बात है, और गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा निश्चित रूप से, अपन प्रयास करेंगे तो। बहुत अच्छी बात है प्रकाश जी। जो बहुत सारी अलग प्रकार की विषयों के बारे में जानने को मिला कि एक आम आदमी जिस तरीके से संघर्ष करता है अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, उनकी बराबरी में आपने भी उतना ही संघर्ष किया पढ़ाई करने में, अपनी आजीविका कमाने में, और न सिर्फ अपने लिए आपने किया, लेकिन आपके साथ अपने साथ वालों को भी आप अपने पैरों पे खड़े होने में बहुत मदद किया। रेडियो मधुबन आपको सलाम करता है
और हम आशा करते हैं कि आपकी इस जीवन की अनुभव से बहुत सारे लोग प्रेरणा ले और वो भी जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने जो मेरे को वक्त दिया, आपका अहम समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छूट गया था आपने कि अगर मैं इजाजत हो तो बोल दूं। जी जी जरूर बताइए। तो एक्चुअल में क्या मैडम, जैसे पढ़े लिखे हमारे काफी साथी हैं, शादी में काफी अड़चन आती है यहाँ पे राजस्थान में, रूढ़िवादिता के कारण या अंधविश्वास के कारण या अलग और कई प्रकार की चीजें हैं, तो उसमें ज्यादा एग्री नहीं हो पाते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये जागरूकता धीरे धीरे अब आ रही है, लेकिन फिर भी जो सामाजिक एक ढांचा है उस कदम से कदम मिलाने में थोड़े से मेरे को लग रहा है हिचकिचा रहे हैं, या समाज हिचकिचा रहा, हम नहीं हिचकिचा रहे, लेकिन उसको उस प्रवृत्ति को भी चेंज करना पड़ेगा मैडम। जी निश्चित रूप से प्रकाश जी, जब देश आगे बढ़ रहा है, हर कोई आगे बढ़ रहे हैं, और आप खुद भी 1980 से लेकर के अभी 2000 का जो भी जर्नी आप देख रहे हैं, आप खुद ही साक्षी है बदलाव का। तो फिर आप अभी जो कह रहे हैं ये भी बदलाव हमें देखने को मिलेगा, हम यही उम्मीद करते हैं और आशा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत बहुत धन्यवाद मैम, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ हमारे प्रकाश खिंची जी, जोधपुर अंध विद्यालय के प्रिंसिपल है। तो ऐसे ही अनुभवों को हम फिर से सुनेंगे अगले हफ्ते। आप बने रहिए मन की आंखों से इस कार्यक्रम में, सुनते रहिए रेडियो मधुबन।